डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे आरएल परिपथ की धारा वृद्धि, डीके और समय नियतांक। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनमें कुछ टर्म्स जो हैं वो पहले आपको समझने ज़रूरी हैं। जैसे कि पहला टर्म है, इसमें आपको मिलेगा ट्रांजिएंट प्रक्रिया, यानी कि ट्रांजिएंट फिनोमेना। ये एक्चुअली में क्या है कि जब भी किसी भी परिपथ में या किसी भी सर्किट में कोई आपको ऊर्जा संचलित करने वाला कोई घटक है, जैसे कि संधारित्र है या प्रेरक है, तो उसमें जब हम ऊर्जा को चेंज करते हैं, ऊर्जा को जब हम चेंज करते हैं, सडन चेंज कर देते हैं, तो उसमें इस फिनोमिना को हम लोग जो है ट्रांजिएंट प्रक्रिया कहते हैं। ऐसे ही ट्रांजिएंट प्रक्रिया जब होती है, ऐसा हो रहा होता, तो उसमें एक समय भी लगता है। उसको जो है ट्रांजिएंट पीरियड होता है। यानी कि जब हम एक अवस्था से दूसरी अवस्था एनर्जी का चेंज होता है, उसमें जो समय लगता है उसको हमने कहा है कि ट्रांजिएंट पीरियड। अब ऐसे जब ऐसा हो रहा होता है तो उसमें जो धारा होती है उसको ट्रांजिएंट धारा कहते हैं, और जो वोल्टेज होता है उसको ट्रांजिएंट वोल्टेज भी कहते हैं। और ये एक टर्म्स हैं जो कि इस्तेमाल होंगे आगे जाके, तो इसलिए उसके बारे में थोड़ा यहाँ डिस्क्राइब किया गया है। फिर इसके बाद स्टेप इनपुट के बारे में कहा गया है। ये वैसे सिलेबस में लिखा नहीं है, लेकिन ये सब टर्म्स बार बार इस्तेमाल होंगे आपके, तो इसलिए जो है वो ज़रूरी है। तो स्टेप इनपुट का मतलब होता है कि इनिशियली में वोल्टेज जो भी इनपुट है किसी भी सर्किट में दिया जा रहा है, मान लीजिए वोल्टेज दिया जा रहा है वो जीरो है, और एकाएक जो है वो वोल्टेज जो है t इक्वल टू जीरो पर एकाएक बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो t इक्वल टू जीरो यानी कि जब हम स्विच ऑन करते हैं, t इक्वल टू जीरो माइनस का मतलब है यहाँ पे कि जब स्विच ऑन करने से ठीक पहले, और t इक्वल टू जीरो प्लस का मतलब है कि जब स्विच ऑन कर दिया ठीक उसके बाद क्या होता है। तो ये जब प्रक्रिया होती है ट्रांजिएंट की, तो उसमें माना जाता है कि शुरुआत का वोल्टेज यानी कि t इक्वल टू जीरो माइनस का वोल्टेज और t इक्वल टू जीरो प्लस का वोल्टेज, ये दोनों जो हैं आपस में हमेशा बराबर होंगे। और वो किसके बराबर होंगे? t इक्वल टू जीरो प्लस, यानी कि जब हम स्विच ऑन कर रहे होंगे उस समय। तो इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? वी सी जीरो माइनस, वी सी जीरो प्लस और वी सी जीरो, यानी कि ये हो गया t इक्वल टू जीरो माइनस का, ये हो गया t इक्वल टू जीरो प्लस का, और ये हो गया t इक्वल टू ज़ीरो का। ऐसे ही करंट के लिए भी है, आप देखें बिल्कुल जैसे यहाँ ऊपर लिखा है वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में आरएल सर्किट के लिए कहा गया है कि ट्रांजिएंट के बारे में आप डिस्क्राइब करिए। तो ये जो सर्किट है यहाँ पे बना हुआ है, आर और एल दोनों सीरीज़ में है, और एक वोल्टेज लगा हुआ है ई, एक स्विच लगा हुआ है। तो अभी हम यहाँ स्विच को जब ऑन करेंगे तब करंट की वैल्यू वगैरह फाइंड करेंगे कि कितना होगा जब स्विच ऑन करेंगे उस समय। ये जो डायग्राम है वोल्टेज और करंट के, वो आगे एक्सप्रेशन हमको मिलते हैं, उन्हीं से ये देख के बनाया गया है। तो अभी हम लोग देख लेंगे कि वो कैसी है। ठीक है, उसके बाद अभी यहाँ पर जब ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इस डायग्राम में हम लोग जो है देखेंगे कि अगर स्विच को ऑन कर दिया जाए, तो जब स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पे केवीएल अप्लाई किया जाएगा। तो देखिए स्विच ऑन करेंगे तो उस समय आईटी धारा अगर हम मान रहे हैं, तो प्रेरक के अक्रॉस यानी कि इंडक्टर के अक्रॉस की जो धारा है वो होती है एल डी आई अपॉन डी टी। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था एल डी आई अपॉन डी टी। और उसके बाद जो है जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस की जो धारा उसमें भी तो आई टी ही होगा, लेकिन आर रेजिस्टेंस है तो v इक्वल टू आई इंटू आर से हम यहाँ पे v इक्वल टू आई इंटू आर। बस ये है कि यहाँ पे सारा जो है काम है वो टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है। फिर किरचॉफ लॉ जब लगाएंगे तो क्या होगा? माइनस से प्लस की तरफ गए तो प्लस, और यहाँ पे प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे तो माइनस, लेकिन वो इक्वल के इस तरफ लिखा गया है इसलिए इसको प्लस में लिख दिया गया है। और यहाँ पे भी प्लस से माइनस, तो माइनस आना चाहिए लेकिन इक्वल टू के दूसरी तरफ है, तो इसलिए इसको भी प्लस में लिख दिया गया। फिर ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दी गई है, तो ई इज इक्वल टू आई आर प्लस एल डी आई अपॉन डी टी मिल गया है। और अब यहाँ पर आप देखिए तो हम क्या कर रहे हैं कि दोनों तरफ जो है, एक तरफ से कह सकते हैं एल से डिवाइड कर दिया गया है, तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। और ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन, अब इसका सॉल्यूशन आपको सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली सॉल्व करके बता दिया गया है कि आई टी की वैल्यू जो है वो
क्या होगी। तो ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा कि ये IT की वैल्यू कैसे निकल आई है। तो IT की वैल्यू E/L प्लस K टाइम्स E⁻⁻R/L इंटू T। अब यहाँ जो ये कांस्टेंट K आया है, ये जो कांस्टेंट K है, इसकी वैल्यू फाइंड करने की कोशिश की गई है। तो कहा गया है कि शुरुआत में जब स्विच ऑन हो रहा होगा, माना जा रहा है कि यहाँ पर जो भी इंडक्टर है इसमें कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं है, यानी कि I2 की वैल्यू जो है वो, जो IT यहाँ दिया गया है वो वैल्यू जो है 0 है। तो अगर 0 मान लें तो यानी कि T=0 माइनस पे भी, T=0 प्लस पे भी, और वो वैल्यू कितनी होगी, 0 के बराबर होगी। तो इसलिए यहाँ पर क्या किया गया है, T=0 पे IT की वैल्यू को 0 रख दिया गया है। तो यहाँ पे इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन में जब आप T=0 रखेंगे कितने पे, IT की वैल्यू, तो वो वैल्यू कितनी होगी, 0। तो ये देखिए यहाँ पे 0 रख दिया गया है, E/L के e⁻, यहाँ T की वैल्यू 0 रखोगे तो e⁻0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको K की वैल्यू मिल जाएगी जो कि होगी -E/R। अब वो वैल्यू फिर से ऊपर वैल्यू एक्सप्रेशन में रख दिया जाएगा 14.9 में, तो हमको ये वैल्यू मिल जाएगी जो कि IT की वैल्यू है। तो यानी कि इस तरीके से हमें टाइम के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू मिल गई है I की। इसके बाद जो है, अगर हम इसी में स्टडी स्टेट की बात करें, स्टडी स्टेट का मतलब है कि जो एनर्जी है वो, जो हमारा इंडक्टर है वो पूरी तरीके से चार्ज हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, यानी कि उस समय T की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। तो T की वैल्यू इनफाइनाइट यानी कि बहुत लंबा समय बीत चुका है, इनफाइनाइट का यहाँ ये मीनिंग है। तो यहाँ पे e⁻⁻∞ रखा जाएगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये रखा इसी एक्सप्रेशन में गया है 14.10 में ही। तो जैसे ही आप यहाँ रखेंगे तो ISS यानी कि स्टडी स्टेट लिखा गया ना, स्टडी स्टेट यानी कि स्थायी अवस्था में I की वैल्यू जो है वो E/R हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें I की वैल्यू मिल जाती है। दोनों केस का मिल गया हमको, शुरुआत में 0 रहा है, बीच में IT की वैल्यू ये आ गई है, और जब हमने T=∞ रखा तो हमें ISS की वैल्यू भी मिल गई है। तो इस तरीके से हमें ये एक्सप्रेशन I का मिल गया है। अब इसके बाद वोल्टेज की बात करें प्रेरक का, तो V=L/di/dt ऊपर लिखा था हम लोगों ने, वही एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया गया, और यहाँ IT की वैल्यू जो है ये 14.10 से यहाँ पे पुट कर दिया गया। तो जैसे हम पुट करेंगे तो VLT की वैल्यू हमें ये मिल जाएगी। तो वो हमें VLT की वैल्यू भी यहाँ पे मिल गई है। अब जो है हम लोग समय नियतांक की बात की जा रही है। तो समय नियतांक कोई नई चीज़ नहीं है, यहाँ पर हमेशा आप देखिएगा जो ये IT का एक्सप्रेशन है इसमें T/, ये जो देखिए तो लिखा है R/L इंटू T। तो इसको हम लिख सकते, ये सिर्फ मैं इतने की बात कर रहा हूँ, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं T/L/R। तो ये जो हमेशा T/ में जो वैल्यू होगी वही हम होता है समय नियतांक। उसी को यहाँ कैपिटल T से रिप्रेजेंट किया गया, देखिए वो आ रहा है L/R। तो इस तरीके से हमें समय नियतांक मिल जाता है। फिर यहाँ पर जो ट्रांजिएंट टाइम पे करंट है उसकी वैल्यू के बारे में बात की गई है। तो आप देखेंगे तो ये कहा गया है कि IL0- जो है वो भी 0 है, IL0+ भी 0 है, तो वो वैल्यू निकाल दी गई है। और जब स्टडी स्टेट की बात की गई थी तो हम लोगों ने देखा था कि उसकी वैल्यू E/R था। तो जो है हमारा IT - ISS करेंगे, मतलब शुरुआत माइनस एंड करेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, जो भी एक्सप्रेशन ट्रांजिएंट टाइम का है वो हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो वही यहाँ पे दिखाया गया है सिर्फ। तो यही डेरिवेशन है, कुछ थोड़ा लंबा है लेकिन आप लोग ज़रूर इसको ध्यान से देखें। और ये जो एक्सप्रेशंस हैं वो IT के लिए है, यहाँ पे लिखा गया है, और ये जो है हमारा VT के लिए डायग्राम जो है वो बनाया गया। तो एक बार ज़रूर देखिएगा। अब नेक्स्ट जो है आपका जो ये प्रेरक हैं यानी कि इंडक्टर हैं, अगर इनका सीरीज़ कॉम्बिनेशन किया जाता है तो वो कैसा होगा। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन, ये डायग्राम बनाया गया, 3 इंडक्टर लिए गए हैं और उसके अक्रॉस वोल्टेज VT लगा दिया गया। तो जैसे ही कोई करंट फ्लो करेगी सबके अक्रॉस का एक एक वोल्टेज आ जाएगा, V1, V2, V3, तो वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पर आपको L1, L2, L3
जो ये तीनों हैं उनके अक्रॉस का वोल्टेज V1 V2 V3 दिखाया गया है, तो इसलिए टोटल वोल्टेज जो होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। और इस एक्सप्रेशन में di अपॉन dt से डिवाइड कर दिया गया है, तो डिवाइड जैसे ही करेंगे आप तो अब वो कहाँ से यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, L इज इक्वल टू, आप देखिए V इज इक्वल टू होता है L di अपॉन dt, तो L इज इक्वल टू V अपॉन di अपॉन dt हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वैल्यू हो जाएगी L1, ये वैल्यू हो जाएगी L2, ये हो जाएगा L3 और ये हो जाएगा L इक्विवेलेंट। तो ये सारे एक्सप्रेशन ऊपर रख दिए जा रहे हैं, तो जैसे आप रखेंगे तो क्या होगा, L सीरीज इज इक्वल टू यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि L1 प्लस L2 प्लस L3 हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो यानी कि जब भी ये भी बिल्कुल सीरीज रेजिस्टेंस की बात है, यानी कि प्रेरक जब सीरीज में होते थे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरीके से होता था, बिल्कुल वैसे ही हो रहा है तो यहाँ पर भी। उसके बाद जो है अगर यही हमारा संयोजन जो है पैरेलल में है यानी कि समांतर क्रम में आ जाता है, तो उस केस में जो है आपको क्या मिलेगा, करंट जो है वो तीनों में इक्वली डिवाइड होगी। जो यहाँ करंट आएगी वो मान लिया I1 में चली गई, L1 में, L2 में I2 चली गई, L3 में I3 चली गई। और इस तरीके से KCL अगर हम यहाँ पे लगाएं तो IT टोटल करंट बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। उसके बाद यहाँ पर भी क्या किया गया है, इसमें डिफ्रेंशिएट कर दिया गया है दोनों साइड में, तो हमको क्या मिल जाएगा, di अपॉन dt, di1 अपॉन dt, di2 अपॉन dt, di i3 अपॉन d3। तो फिर से वही एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया गया है। यहाँ जो अभी हम लोगों ने लिखा था v इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा उसी एक्सप्रेशन से। अगर आप देखें तो डी आई अपॉन डी टी इजकल टू वी टी अपॉन एल पैरेलल, एल की वैल्यू मिल जाएगी। और वो जब सारे एक्सप्रेशन हम यहाँ पे रखेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जानी है, ये जो यहाँ पे लिखा गया। तो वी टी से वी टी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और हमको एल पैरेलल की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आप देखें तो ये भी बिल्कुल वही फार्मूला है जो रेजिस्टेंस के केस में, यानी कि अगर आपको कहीं पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो आपको क्या करना है, याद रखना है कि जैसे रेजिस्टेंस के केस में था बिल्कुल वैसे ही इंडक्टर यानी कि प्रेरक के केस में भी होगा। फार्मूले सीरीज़ और पैरेलल के दोनों सेम होते हैं। फिर उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होती है ये निकालने की कोशिश की गई है, तो इसलिए हेडिंग है प्रेरक में संचित ऊर्जा के बारे में कहा गया है। तो यहाँ पे वही एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया गया है शुरुआत के, E इज इक्वल टू यानी कि EMF जो इंड्यूस होता है किसी भी प्रेरक के अक्रॉस वो होता है माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। और यहाँ आपका जो प्रेरक में कार्य की ऊर्जा होती है वो ये इसका ये फार्मूला है। तो उस फार्मूले को अगर हम इस्तेमाल करें तो हमें यहाँ पे इसको बस I के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करना है, और एक बार जैसे ही हम डिफ्रेंशिएट करेंगे हमें मिल जाएगा L। I को इंटीग्रेट कर सॉरी डिफ्रेंशिएट नहीं इंटीग्रेट करना है, तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा, I स्क्वायर अपॉन 2, फिर लिमिट 0 से t रखा जाएगा तो आ जाएगा फार्मूला W इज इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर। तो आप इसको देख लें और इस पर जो है ज़रूर एक बार कॉपी में लिख के प्रैक्टिस कर लें, और इसमें अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप ज़रूर मुझसे संपर्क करें। थैंक यू।